नमस्कार, मैं प्राध्यापक पी.एस. कांबले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम एम.ए. भाग 2 सत्र 4 आधुनिक हिंदी कविता माधव मुक्ति गजानन माधव मुक्तिबोध की जो कविता ब्रह्म राक्षस उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम कविता के दूसरे खंड में ब्रह्म राक्षस सत्यान्वेष रूप का सशस्त्र चित्रण हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। कविता के दूसरे खंड में ब्रह्म राक्षस के सत्यान्वेषी रूप का सशक्त चित्रण हुआ है। ब्रह्म राक्षस वस्तुतः सत्य शोधक था। सत्य की प्राप्ति के लिए उसने मनुष्य योनि में विकट आत्मसंघर्ष किया था। यहाँ ब्रह्म राक्षस को सत्यान्वेषक के रूप में चित्रित करके उसके व्यक्तित्व की कल्पना स्फटिक निर्मित एक प्रसाद के रूप में की है, जिसमें ऐसी संकीर्ण सीढ़ियाँ बनी हुई थी जिन पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था। वह सीढ़ियाँ काली थी और अंधेरे में डूबी हुई थी। शोधक उन सीढ़ियों पर चढ़ता था और उतरता था, फिर चढ़ता था और लुढ़क जाता था। इस कारण उसके पैरों में मोच आ जाती है और छाती पर अनेक जख्म बन जाते हैं। ये उसका आत्मसंघर्ष है जो उसके भीतर एक परिपूर्ण व्यक्तित्व की प्राप्ति के लिए चला करता था। बुरे और अच्छे के बीच का संघर्ष जितना उग्र होता है, उससे अधिक उग्र अच्छे और उसमें अधिक अच्छे के बीच का संघर्ष होता है। इसलिए शोधक को अपने उद्देश्य में सफलता थोड़ी असफलता ही अधिक हाथ रखती है। इस सबके बावजूद वो पूर्ण मुक्ति की खोज के उस संघर्ष में लगा रही रहता है। ब्रह्म राक्षस अतिरेकवादी पूर्णता प्राप्त करना चाहता है। ब्रह्म राक्षस पूर्णता प्राप्त कर लेना चाहता है। वस्तुतः यह एक भ्रम ही है, उसे उपलब्ध करना असंभव प्राय है, क्योंकि कोई पूर्णता होती ही नहीं, ब्रह्म मात्र होती है। यानी कि ब्रह्म राक्षस पूरी तरह से पूर्णता प्राप्त करना चाहता है, परंतु एक भ्रम है। कोई भी चीज़, कोई वस्तु परिपूर्ण नहीं, पूर्णता नहीं होती है, ब्रह्म मात्र होता है। फिर भी ब्रह्म राक्षस उसके लिए प्रयत्नशील है। अतिरेकवादी पूर्णता की ये व्यथाएं प्यारी इसलिए है कि उनके पीछे उपलब्ध हेतु प्रयास है, इसलिए ये प्यारी है। आत्मसंघर्षरत सत्य शोधक आता ब्रह्म राक्षस के दिन रात जब वो मनुष्य योनि में था बड़ी बेचैनी से काटते थे। उसके दिन रात जब वो मनुष्य योनि में था ब्रह्म राक्षस, तो उसके दिन रात बड़ी बेचैनी से कटते थे। उसके प्रयत्नों का क्रम जारी है। सूर्य चंद्र भी उसी तरह निकलते रहते हैं जैसे कि सदा निकलते हैं, लेकिन ये दौर ब्रह्म राक्षस के उत्साह का दौर नहीं है, बल्कि उदासी और बेचैनी का दौर है। तभी तो दिन में जब सूर्य निकलता है तो उसे लगता है कि चिंता की रक्तधारा प्रवाहित होती है। ब्रह्म राक्षस को जब दिन में सूरज निकलता है तो लगता है कि चिंता की धारा प्रवाहित हो उठी है। रात में जब चंद्रमा उदित होता है तो उसे महसूस होता है कि उसकी किरणें उसे घाव और उसके उद्दीन बाल पर सफ़ेद पट्टियाँ बांध देता है। पूरे आकाश में फैले हुए तारे उसे गणित के दशमलव बिंदुओं की तरह चारों ओर चित्राए नजर आते थे। उन्हीं के मैदान में वो मारा गया। अब उस मैदान में उसकी लाश पड़ी है। मुक्तिकामी आत्मसंघर्ष में ब्रह्म राक्षस की मौत का आशय उसे मुक्ति प्रयत्नों का समाप्त हो जाना है। एक सत्य शोधक मारा गया, एक बुद्धिजीवी मारा गया। उसकी वक्ष बाहेक बलि फैली है, अर्थात अपनी मौत के समय भी उसकी अदम्य आकांक्षा मुक्ति की ही थी। किसी की मौत के बाद मृतक के गुणों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। आगे पुनः प्रसाद की सुनसान अकेली सीढ़ियाँ थी। वाकई उन पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। कहने का आशय यह है कि वह अपनी वर्गीय सीमाओं में अकेला था और अकेले ही जूझ रहा था। वह सीढ़ियाँ भाव संगत, तर्क संगत और कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों में गणित की सीढ़ियाँ थी। वो कितना भाव संगत, तर्क संगत होकर कार्य सामंजस्य योजित हो सका, उसे हम उसी पर छोड़ दें। पर यह सच है कि वो इन तीनों के उपलब्ध करने के लिए सभी पंडितों और चिंतकों के पास गुरु की खोज में लगातार भटकता रहा।
लेकिन बदले में पूंजीवादी युग में उसे गुरु नहीं मिला, यानी कि ब्रह्म राक्षस को कोई गुरु नहीं मिला। पूंजीवादी युग में गुरु का मिलना संभव भी नहीं था, क्योंकि इस व्यवस्था में हर कार्य के पीछे लाभ का उद्देश्य होता है। गुरु लोग अपनी कीर्ति का व्यवसाय करते हैं। ब्रह्म राक्षस विश्व घटनाओं से संबंधों के प्रति अकृत्रिम रूप से ही चेतन अर्थात चेतनावान था। उसका व्यक्तित्व जीवनमुखी था, किंतु आत्म महत्ता न मिले पाने के कारण, असंतुष्ट न हो पाने के कारण उसका मन विषादुकुल भी था, यानी कि मन से वो नाराज था, उदास था। मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी मन अन्य उच्च वर्गीय भौतिक सुविधाओं के अभाव में प्रसिद्धि, यश और महानता का घनघोर आकांक्षी होता है। मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी का मन कैसा होता है, यह कवि ने बताया कि उच्च वर्गीय भौतिक सुविधाओं के अभाव में प्रसिद्धि, यश और महत्ता का घनघोर आकांक्षी होता है। प्रसिद्धि, यश और महत्ता का घनघोर आकांक्षी होता है मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी का मन। कीर्ति व्यवसाय ने उसकी इसी आकांक्षा का लाभ उठाया। कीर्ति दी, धन दिया, उसके हृदय मन को धन अभिभूत कर दिया। उसका सत्य उससे छीना और इस तरह मुक्ति से पहले, सत्य प्राप्ति से पहले ही वह मारा गया। कवि कहते हैं कि मेरा उसी से यदि उन दिनों मिलन होता तो उसकी व्यथा स्वतंत्र जीकर मैं उसे उसके स्वयं का मूल्य और उसकी महत्ता बताता, उस महत्ता का हम जैसे के लिए उपयोग और उस आंतरिकता का महत्व भी बताता। किंतु ब्रह्म राक्षस भीतरी आत्मसंघर्ष और बाहरी वस्तु जगत के दो कठिन पटों बीच पिसता गया। ऐसी नीच ट्रेजेडी हो गई, यानी कि अपने अंदर के आत्मसंघर्ष से और जगत के संघर्ष में वो पिसता गया। ब्रह्म राक्षस बावड़ी में लगातार स्नान करता हुआ पागलपन भरे प्रतीकों के माध्यम से अपने दुख की कहानी कहता रहता है कि किस तरह वह अपने कमरे में ही सोच विचार करता रहा और अंततः समाप्त हो गया। उसका समाप्त होना या मरना किसी सघन गाड़ी के अंधेरे और कटीले विवर में मरे हुए पक्षी की तरह लुप्त हो जाना है। वह अनजान ज्योति सदा के लिए सो गई। अनजान ज्योति सदा सवाल निर्माण करके ही यह क्यों यह हुआ। अंत में मुक्तिबोध में बहुत ही मार्मिकता सबका है कि वे उस ब्रह्म राक्षस का शिष्य होना चाहते हैं, उसकी त्रासदी से द्रवित, जिससे कि वो जिस कार्य को अधूरा छोड़ गया है उसे तर्कसंगत परिणति तक पहुंचा सको। जो काम अधूरा छोड़ गया उसे तर्कसंगत परिणति से पहुंचा सको, ऐसी कवि की मानसिकता है। इस तरह से हमने जो ब्रह्म राक्षस कविता उसका आशय पर चर्चा की है। ये कविता जो है लिखी है मुक्तिबोध जी ने। ये इनकी ब्रह्म राक्षस प्रसिद्ध कविता है। सबसे पहले प्रकाशन बनारस से निकले वाली साहित्यिक पत्रिका कवि में हुआ था। बाद में इसे संशोधित करके कविता संग्रह चांद का मूल 13 में प्रकाशित हुआ। ये ब्रह्म राक्षस लंबी कविताओं में से एक फैंटेसी से युक्त सशक्त बहुचर्चित कविता है। फैंटेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फैंटेसिया से हुई, जिसका अर्थ होता है अवास्तविक अमूर्त को दृश्य बनाना, अर्थात काल्पनिक या स्वप्न दृश्य को बिंबात्मक रूप प्रदान करना। सफल फैंटेसी इसी को माना जाता है जिसमें यथार्थ और फैंटेसी संबंधी विचार इतने घुल मिल जाते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। फैंटेसी के में यथार्थ यह प्रस्तुत किया जाता है कि वह रहस्य से घिरा होता है। ब्रह्म राक्षस का अर्थ है ब्रह्म पिशाच। शास्त्र के अनुसार यह धारणा है कि वह ब्राह्मण जो मनुष्य योनि में पाप कर्म करता है, मरने पर प्रेत योनि पाता है और ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म पिशाच बन जाता है। मुक्तिबोध इस धारणा के आधार पर आधुनिक मनुष्य के मन में अंतर संघर्ष, असफलता का चित्रण करते हैं। इस कविता में कवि मुक्तिबोध ने एक मध्यम वर्ग बुद्धिजीवी को ब्रह्म राक्षस का रूप देकर एक रूपात्मक फैंटेसी का निर्माण किया है। प्रस्तुत काव्य में चित्र मध्यम वर्ग में अति प्रबुद्ध विचारशील बुद्धिजीवी का प्रतीक है और अपनी मुक्ति हेतु छटपटा रहा है। वो जीवन भर ज्ञान अर्जन करता है,
ये तो अपने ज्ञान को व्यवहार में परिणत नहीं कर पाता और इसी कारण वो मानसिक रूप से बेचैन और अंतर्विरोध से ग्रस्त रहता है। ये जो कविता हमने 700 के ब्रह्म राक्षस कविता का मुख्य रूप में दो खंडों में विभक्त कविता किया जा रहा है। पहले खंड में ब्रह्म राक्षस को रहने का स्थान, उसका व्यवहार चित्र दूसरे खंड में से पाप कर्मों को स्पष्ट वर्णन जिससे वजह से उसको प्रेत योनि प्राप्त हुई तथा ब्रह्म राक्षस नाम से अभिभूत हुआ। कवि इस कविता से हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें अपने ज्ञान को जन साधना से जोड़ना होगा। ज्ञान अगर उत्तराधिकार नहीं खोज पाता तो ब्रह्म राक्षस बन जाता है, निरर्थक और मूल्यहीन बन जाता है, जिससे छटपटाहट, बेचैनी और ज्ञान के अधिक से तनाव होता है। इस प्रकार इस कविता के आशय पर हमने आज चर्चा की। धन्यवाद।